नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ माननीय विक्रम लोहिया जी। सर, मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस बिहार में इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग ने बीते कुछ वर्षों में अपनी साख पे बट्टा लगवाने का काम किया है। हमारे देश की जो चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष काम करना चाहिए। वह सरकार के अधीन होकर के काम नहीं करना चाहिए। चूँकि चुनाव आयोग में अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, ज़बरदस्ती तानाशाही की सरकारें बनेंगी। और मेरा तो ये मानना है कि आज के समय में चुनाव आयोग ने अपनी जो एक मान सम्मान और रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म कर दी है। आज चुनाव आयोग को हर व्यक्ति, देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, देश का तमाम व्यक्ति इलेक्शन कमीशन को संदेह की नज़रों से देखता है। सर, आप विपक्ष में हो और जहाँ पे आपकी सरकार बन जाती है वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन का सवाल नहीं होता, वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम पे नहीं होता। लेकिन जहाँ हार जाते हैं लोग और जो पार्टी है बीजेपी, उनके नेता ये कहते हैं कि हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम में, और जब जीतते हैं वहाँ कोई सवाल नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर ईवीएम का किसी ने विरोध किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं किया है। अडवाणी जी ने शायद, मेरा मानना है, मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि उन्होंने विरोध किया है। आज की डेट के अंदर अगर जिन देशों ने ईवीएम को बनाया वह लोग ईवीएम को बैन कर चुके हैं। हमारे देश से बड़ी जो जनसंख्या वाला देश हम हैं, और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता। आज अगर ईवीएम के विरोध में तमाम दल खड़े हुए हैं, और जब महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर 5 साल में कितने वोट बढ़ते हैं और 6 महीने में कितने वोट बढ़ जाते हैं, लाखों वोटों का फर्क आ जाता है। कई 30 35 लाख, 40 लाख तक का फर्क आ गया। ऐसे कैसे हो गया? ये सोचने का विषय है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं। आज मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। आप देखिए, आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, क्या हालात हुए मेयर के चुनाव में। रंगे हाथ लोग पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई। हम ऐसे देश में रहते हैं जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उस देश के अंदर एक व्यक्ति चुनकर के आ गया, सरकार बना ली, तो वो ईवीएम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उचित नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीती, ये या भाजपा जीती, मैं कह रहा हूं, हम जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है ईवीएम को बंद करे। हम जीतने के बाद भी कह रहे हैं। अगर हम चुनाव हार रहे हैं और हम कहीं जीत भी रहे हैं तब भी हम मांग करते हैं कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। ये आप बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित तौर पे क्यों नहीं हो सकता। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात सुन रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन लोकसभा का चुनाव आप एक चरण में करा नहीं पाते पूरे देश में। तो तमाम राज्यों के चुनाव, देश का चुनाव आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर पाओगे? आप बता दें हमें। आप लोकसभा का लास्ट चुनाव कितने चरणों में हुआ? आपने खुद देखा, आपने कवर भी किया होगा। मेरा कहना है कि आप देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्र होकर के एजेंसियां काम करती थी, आपने उनको तोता बनाने का काम किया। और वे एजेंसियां आज इस कदर काम कर रही हैं कि एजेंसियों को हर कोई व्यक्ति शक की नज़र से देख रहा है। हम भारत देश के अंदर रहते हैं। श्री प्रभु रामचंद्र जी का देश है, अल्लाह वाहे गुरु जी का देश है, जीसस का देश है। हमारे देश के अंदर सर्वधर्म का देश है। आप किसी को टारगेट करके काम नहीं कर सकते। अपनी सरकार को बनाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो, दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में, क्या राजनीति
जाति और धर्म पर पड़ चुकी है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी किसी मस्जिद पे हिंदुओं को चढ़ते हुए देखा था? इन 10 सालों से पहले आपने कभी मंदिर मस्जिदों पे हिंदुओं को या मुसलमानों को मंदिर पे चढ़ते हुए देखा था? मैं कह रहा हूँ कि ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी हमारे देश की, तो हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। आज हम अजान को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम कावड़ में डीजे बजता है उसको भी स्वीकार करते हैं, अजान का जो अजान बजती है सुबह सुबह मॉर्निंग में हम उसको भी स्वीकार करते हैं। किसने कहा आपसे? ये धर्म के ठेकेदार कौन हो गए? ये कौन है ये धर्म के ठेकेदार राजनीति में जो एक धर्म का एजेंडा ला रहे हैं? भारत जो है मुट्ठी से बना हुआ भारत है, एकजुट भारत है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, मैं तो इनकी सरकारों के आने के बाद कई ऐसे शब्दों को सुना, भाजपा की सरकार को आने के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं तो प्रधानमंत्री सुनता था, ये यशस्वी प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया? वह यशस्वी प्रधानमंत्री जो वोट मांगने के लिए सेना की वर्दी पहन लेता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री। वो यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक फोन कॉल पे सीज फायर कर देता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे कई सारे शब्द हैं। हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के ये बड़ा, अरे अच्छी बात है, आप देश के गृह मंत्री हो, आपसे पहले भी रहे और आपके बाद भी होंगे। अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सरकार जो है बटोगे तो कटोगी राजनीति करने वाली सरकार है। लेकिन मैं कहता हूं, ना हिंदू बटेगा, ना हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बटेगा। इनकी बातों में कोई भ्रमित नहीं होने वाला है। आज देश का नौजवान इनसे 2 करोड़ रोजगार का सवाल पूछ रहा है। 2 करोड़ सालाना, 11 सालों के 22 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाना चाहिए था। ये तो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई साहब, रोजगार रोज दे ही रहे हैं आपको, पकोड़े तलवा रहे हैं आपसे। पकोड़े तलो, अब तो पकोड़े तलना भी महंगा हो गया। पता नहीं भाई साहब क्या चल रहा है। तेल महंगा हो गया, सब्जी महंगा महंगी हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। वो तो वित्त मंत्री जी से आप पूछो ना इस सवाल की। वित्त मंत्री हम भी पूछेंगे कि ये महंगाई तो है। हम तो सरकार से पूछ ही रहे हैं, कब आपको शर्म आएगी, कब लज्जा आएगी? आप तो वह लोग थे 2014 में कह रहे थे बहुत हुआ नारी पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी के लाडले ब्रजभूषण शरण जैसे लोग ही नारियों पे अत्याचार करते पाए गए। कुलदीप सेंगर जैसे लोग, पार्टी से निकाला नहीं जाता, पर उनको और सांसद बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोग जो इन्होंने नारे दिए, किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे, किसानों की आत्महत्याओं पे ये लज्जित नहीं हुए? इनको शर्म आनी चाहिए थी। किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे, उनको दिल्ली तक आने नहीं दिया जा रहा था। सर किसान क्या है, ये बिचौलियों की सरकार है, दलालों की सरकार है। इन सरकारों ने दलाल बना के बीच में रखे हुए, जो लोग किसानों को उचित आय कमाने नहीं देना चाहते, उनको उनका हक मिलने देना नहीं चाहते। खैर, मैं आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें तो टीवी पे आकर के करते हैं, पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उन्हीं की पार्टी के जब लोग गलत करते हैं तो उनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई दें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न्याय की बात की है, सच्चाई की बात की है। राहुल गांधी जी वह नेता हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की एकता के लिए, न जाने उनके परिवार ने कितनी शहादत दी, कितनी कुर्बानी दी। राहुल गांधी भी वही नेता हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के नौजवानों से, युवाओं से प्रेम करते हैं, दलितों से, वंचितों से, पीड़ितों से प्रेम करते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जब लेकर के निकले तो उन्होंने देश के हालातों को जाना कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने उनको ठगने का काम किया, छलने का काम किया। मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, 2022 तक सबका पक्का मकान होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, 50 दिन दे दो, 5 साल दे दो, देते रहो। 22 निकल गया, 25 आ गया, 47 की बात हो रही है। पता नहीं, मैंने इतना झूठा प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे आज तक, ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सर राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आज भी देश के युवाओं के, बेरोजगारों के प्रधानमंत्री हैं, नौजवानों के, दलितों के प्रधानमंत्री हैं। वह उससे कम नहीं है। जो व्यक्ति हक की लड़ाई लड़ता हो वो देश का प्रधानमंत्री है। और जो प्रधानमंत्री
अपना चेहरा चमकाने में, दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े बदलने में विश्वास रखता हो, वो कहाँ से प्रधानमंत्री है? जो किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, वो पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा है, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है, वह आज भी मेरी नज़रों में प्रधानमंत्री है। आप दिल्ली से आते हो, मैं दिल्ली पे आता हूँ सीधा। दिल्ली में जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपकी एक भी सीटें नहीं आती, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हाँ, जबकि मैं आपको एक सेकंड रोकता हूँ, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी थी अरविंद केजरीवाल से पहले, तो उन्होंने बताते बहुत बेहतर काम किया था, लेकिन आप अब 2014 से 14 के बाद शायद एक बार भी दोबारा से एक भी सीट नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को विकसित करने का काम किया, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को बहुत शानदार सिटी बनाया। दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर, स्टेडियम, पार्क, रोड, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम सुविधाओं को, RWA को विकसित किया, तमाम जो है लाडली योजनाएं चलाई, कितनी सारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया, और एक 15 साल रिकॉर्ड बनाया उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने का। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में 15 साल जब दिल्ली में शीला जी रही, तो एक केजरीवाल एक ऐसा जादूगर बन करके आया दिल्ली की जनता के बीच में कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। उसने बहुत सारी फ्री की घोषणाएं भी की, उसके बावजूद वो चला गया। जानते हो क्यों चला गया? क्योंकि भ्रष्टाचारी था। किसी हिंदुस्तान के अंदर पहला मुख्यमंत्री था जो जेल गया, भेजा गया। नहीं सर, गुजरात में और पंजाब में तो उसका अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने अपनी ही सीटें जीती हैं, कोई नई सीटें नहीं जीती हैं। वह अपनी सीटें बचाने में लगे रहे। हमारा कहना ये है कि अगर दिल्ली में उन्होंने बहुत चौमुखी विकास किया होता तो शायद वो आज दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री बन गए होते। जितना उनका विजन बताते हैं, वो उनका विजन नहीं था। और रही बात कांग्रेस पार्टी ने बड़ा, आपका तो गठबंधन है, दिल्ली इंडिया गठबंधन में है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में हमारा उनसे कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली में लिक्कर पॉलिसी के स्कैम को कांग्रेस ने उजागर किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी ने, जब वो तत्कालीन दिल्ली के अध्यक्ष थे, तो उस समय मैं भी स्वयं उनके साथ केजरीवाल की शिकायत करने कई जगह गया। जितनी जगह जाना था हर जगह गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, LG से, केंद्रीय मंत्रियों से मिले। हमने उसकी लिक्कर पॉलिसी को उजागर करने का काम हमने किया, कि भाजपा ने नहीं किया। जबकि भाजपा के उस दौरान 8 MLA थे, 7 सांसद थे, 150 से ज़्यादा पार्षद थे, कोई सड़कों पे नहीं आया। अगर लिक्कर पॉलिसी पास हुई, जब केजरीवाल की विदेश जाने की फाइलों को LG साहब रोकते थे, आपने देखा स्वयं, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे तो लिक्कर पॉलिसी खींचातानी रहती थी। तो लिक्कर पॉलिसी में खींचातानी क्यों नहीं हुई? LG साहब ने लिक्कर पॉलिसी, इतनी बड़ी पॉलिसी जो शराब घोटाले की पॉलिसी है, उसको कैसे पास कर दिया? हाँ, ये हुआ कैसे सर की पॉलिसी कैसे पास हुई? आज तक किसी के समझ में नहीं आया ये। उस पॉलिसी को बना करके जब सरकार ने भेजा और LG साहब ने उसमें छोटे मोटे 2-4 ऑब्जेक्शन लगाए, ठीक ठाक करा के वापस मंगवा ली और पास कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अच्छे काम क्यों पास नहीं होते? ये ऐसे काम कैसे पास हो जाते हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ जनता, ये भी है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। साहब ने यमुना सफाई करने में समर्थन सरकार को नहीं दिया, लिक्कर पॉलिसी पास करने में समर्थन दे दिया और जिन कंपनियों को टेंडर मिला, उन्हीं कंपनियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कई बार चंदा भी लिया। शराब की पॉलिसी पास हो जाती है और जो अच्छे कामों के, सड़क है, यमुना है, कोई और भी काम, उनमें अटकाव। मतलब ये कैसी राजनीति है? पोस्टिंग की फाइलें रोक दो, विदेश जाने की फाइलें रोक दो, फलाना ये काम की फाइल रोक दो, लिक्कर पॉलिसी पास कर दो। बड़ा अचंभा है भैया। मैं तो LG साहब के ऊपर भी हैरान हूँ कि उन्होंने महामहिम दिल्ली के LG साहब ने वो लिक्कर पॉलिसी पास करवा दी। खैर चलिए, अब सरकार नहीं रही, अब तो बदल गई। आने वाली दिल्ली की सरकार में प्रधानमंत्री जी ने द्वारका की रैली में सीने पे हाथ मार के कहा था कि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। 2500 रुपये मिलने की बात थी, 25 से घर मिलने की बात थी। अब मैं उस पर आने वाला हूँ। पहली कैबिनेट में पास करेंगे, 2500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट देंगे और 500 का सिलेंडर देंगे। साल में 2 सिलेंडर होली दिवाली मुफ्त देंगे। भैया सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। मैं उस सवाल पे भी आता हूँ। हाँ, ये वादा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा, आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा महिला हैं, बड़ी महिलाओं के दर्द को नहीं समझती। जो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हुई, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के दर्द को नहीं समझती। तो मैं तो सोचता हूँ कि भाई इससे बड़ी विडंबना इस देश में क्या होगी।
नहीं, आपको जाना चाहिए। अभी जो फिलहाल झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, वो बड़े दुख में और तकलीफ में हैं। आप अपनी पार्टी के साथ जाके बड़े बड़े नेताओं से जाके एक बार मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मिलना चाहिए, उनका दर्द जानना चाहिए। निश्चित तौर पे हम झुग्गी वासियों के लिए कोर्ट भी हम ही गए, हम ही ने कोर्ट जाकर के उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का आपको एक वक्तव्य याद होगा, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर जिसका झुग्गी की जगह हम दूसरा पक्का मकान बना के देंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान, इन्होंने तो रोंदने का काम कर दिया। उनको इस कदर रोंदना शुरू कर दिया, कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया। दिल्ली से सटे हुए गांव, फरीदाबाद के पास आनंदपुर गांव के अंदर जाकर के देखिए लोगों के क्या हालात हैं किस प्रकार से उनके साथ बदसलूकी हो रही है। सरकार का कोई विज़न नहीं है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इनको काम करना नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री को सजना संवरना आता है, बाहर विदेश घूमने जाना आता है, जाते हैं करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, हज़ारों करोड़ों का जहाज ले लिया, करोड़ों रुपए की कार ले ली, दुनिया भर के पेन, चश्मा, घड़ी, महंगे से महंगा सब कुछ उनके पास है, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है। नहीं, अब घूम के सर सीधा बिहार पे फिर से आता हूँ। जब आप बिहार में इलेक्शन में उतरोगे और जब चुनाव लड़ोगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। ये बेरोजगारी हटेगी कैसे? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खुद सोचिएगा कि जब आपके पिताजी सर्विस में थे तो हमारे टाइम, आपके पिताजी के टाइम में कितने लोग सरकारी नौकरी पे थे। हर मोहल्ले के अंदर कितने बेहिसाब लोग सरकारी नौकरी पे होते थे, और आपको कभी कोई डॉक्यूमेंट अटैच कराना होता था, आप सेक्शन ऑफिसर आपके मोहल्ले में होता था। आज नहीं है, आज नहीं है। इन लोगों ने वहाँ भी धंधा बना दिया दलाली का। आपको याद हो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे 3-3 साल की भर्ती इंटरव्यू बेसिस पे बनाना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति यूपीएससी पास करके आता था उसको भी इन्होंने सिर्फ सेटिंग से बनाना शुरू कर दिया। आज देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक दिन समय आएगा, देश की जनता जागेगी और भाजपा सत्ता से भागेगी। अच्छा, बिहार इलेक्शन में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप मुझे मुद्दे गिनाना है कि ये मुद्दे रहेंगे। बड़े मुद्दे बिहार के अंदर क्या है? रोजगार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और इनके भाजपा की जो वहाँ मिली जुली सरकार है नीतीश बाबू जी की, वो उसका भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन लोगों की लूट खसोट का मुद्दा है, उन लोगों के द्वारा माफियाओं का मुद्दा है, उन लोगों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने का मुद्दा है, जो उन्होंने लूट खसोट मचाई हुई है, जो वहाँ पे माफियाओं को जमाने का काम किया हुआ, वो सब उन सब से लड़ने का मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी जी कितनी बार चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगते रहे। ये वह चुनाव आयोग है जो कभी ऐसा नहीं होता था। आज मोदी जी ने देश की साख पूरे विश्व में गिराई है। मोदी जी का डंका जरूर बज रहा है उनकी पार्टी में। आज देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, राहुल गांधी जी ने कहा हम साथ हैं। मोदी जी भारत आए, अटैक होने के बाद बिहार चुनाव सभा में चले गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ये सरकार देश की जनता से बातें छुपाने का काम करती है। बताना तो छोड़िए, जो बताना लोग पूछना भी चाहते हैं तो उसको ये छुपाने का काम करती हैं। ये सच नहीं बताना चाहती देश के सामने। आज देश का नौजवान पूछता है कि हमसे क्या गलती हो गई। आज वो महिलाएं हमसे पूछती हैं, जनता देश की सरकार से पूछती है कि हमारी क्या गलती है, हम क्यों, हमारी मांग का सिंदूर उड़ गया और आप सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हो। वह महिलाएं जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया और ये सिंदूर घर घर बांटने की बात कर रहे हैं, क्या उन महिलाओं के घर ये सिंदूर देने जा सकते थे? मोदी जी की रगों में तो गरम सिंदूर बह रहा है, कभी कहते हैं मेरी रगों में रुपया बह रहा है। पता नहीं क्या देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को देश ने बहुत 15-11 साल झेल लिया। अगली बार परमात्मा इन्हें कहीं विश्राम करने की जगह दे। ये कहीं जो जाते हैं पूजन पाठ करने, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, और पूर्ण समय मिलना चाहिए आगे, ताकि तसल्ली से कर सकें। हम इनकी पूजा को भी सलाम करेंगे और जो इन्होंने काम किए हैं उसको प्रणाम करेंगे। जय श्री राम।